हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईसी इंजन के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी न्यूमेरिकल हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बेसिक वे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, यदि आप राजस्थान RUNL या UP RVNL जेई या किसी भी जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो के साथ में आपको एक एक क्वेश्चन को करना है और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने राइट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द क्रिंक रेडियस ऑफ ए सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन इज 60 mm एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 80 mm। द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब इज। तो यहाँ पे हमको स्वेप्ट वॉल्यूम पूछा गया है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। जनरली जेई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम होता क्या है, ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आ सके। यदि मैं बात करूं पीवी डायग्राम की, पीवी डायग्राम किसकी बात करूंगा मैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, हम किसी की भी बात कर सकते हैं, लेकिन जनरल वे में हम बात करते हैं ऑटो साइकिल की। ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती हैं, कैसे निकालते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने एक वीडियो में आपको ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का जो डेरिवेशन होता है वो डिटेल में समझाया था, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यदि मैं बात करूँ 1 से लेके 2 तक, आप सभी को पता है 1 से लेके 2 तक क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन होगा तो हमारा जो पिस्टन है वो 1 से 2 तक जाएगा। तो यदि मैं बात करूं V1 की, V1 क्या है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। और V2 क्या है, V2 है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब ये टोटल वॉल्यूम या क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, यानी कि यहाँ से हम देखें तो यहाँ से लेके ये जितना है ये टोटल वॉल्यूम हो गया V1, और फिर ये जो जितना बचा ये आपका हो गया V2। तो V2 जो है आपका ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। लेकिन 1 से लेके जो 2 तक जितना पिस्टन ने जो मोशन किया, ये जो आपका होता है इसे हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, VS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो VS बराबर कितना होता है, VS बराबर होता है V1 माइनस V2। ये होता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम को निकालेंगे कैसे, तो स्वेप्ट वॉल्यूम जो है आपका, यदि मैं बात करूँ ये हमारा मान लो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, और इसका जो है आपका ये बॉटम डेड सेंटर होगा और ये आपका टॉप डेड सेंटर होगा। तो जब हमारा जो पिस्टन है वो टॉप बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाएगा तभी वो आपका स्वेप्ट वॉल्यूम को कवर करेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो हमारा पिस्टन का एरिया होगा या फिर सिलेंडर का एरिया होगा वो कितना होगा, π/4d²। ये तो हो गया आपका एरिया। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वॉल्यूम आ जाए, जितना इन्होंने डिस्टेंस तय की, कितनी की, ये आपकी होती है लेंथ ऑफ स्ट्रोक। इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, π/4d² इंटू L। L क्या है आपका यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। अब ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक कैसे निकालेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, जब हमारा जो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होगा तो ये करेंगे यहाँ पे होगी, ये पॉइंट पे। जब ये करेंगे 180 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगी इस पॉइंट पे, तो हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पे चलाएगा। यानी कि इसने कितनी डिस्टेंस तय की, ये जो आपका क्रेंक जो जितना सर्कल बनाएगी उसका जितना डायमीटर होगा उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2R के बराबर हो जाएगी। R यहाँ पे क्या है, क्रेंक रेडियस। तो इतना आपको समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे कि स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। तो यहाँ पे मैं π/4d², d जो है आपका डायमीटर है, और डायमीटर आपको कितना दे रखा है, 80 mm। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका आंसर किस में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम जितनी भी वैल्यू हैं वो सभी को सेंटीमीटर में रखेंगे। मैं हमेशा आपको ये बोलता रहता हूँ कि यूनिट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो मिस्टेक हो जाती है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 8। तो 8 का स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा इनटू जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक है 2R। R यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको रेडियस दे रखी है या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रोक दे रखा है। तो यहाँ पे रेडियस दे रखी है, तो रेडियस दे रखी है तो हम डबल कर लेंगे, 2 इंटू R कर लेंगे, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 603.18 सेंटीमीटर क्यूब, 18 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे
डी सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको लेंथ ऑफ स्ट्रोक डायरेक्ट दे देते हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको रेडियस दे रखी है या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रोक दे रखा है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप टेस्ट IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके टेस्ट IQ की हेल्प कर सकते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज। यहाँ पे आपको बताना है 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे। तो बहुत ही वैसे देखा जाए तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके बारे में यदि आपको पहले से जानकारी है तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम। तो यदि मैं बात करूँ नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और यदि मैं बात करूं 1 मोल, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, तो वो होते हैं आपके एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपका एवोगाड्रो नंबर होता है और यही क्या है, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 1 मोल है, जो ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 मोल की यदि मैं बात करूँ तो आपको पता है जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, तो 16। तो 16 ग्राम जो है वो आपके ऑक्सीजन होती है 1 मोल में। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो 16 ग्राम में हो गए। आपको किस में पूछा गया है, 64 ग्राम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए 64 ग्राम दे रखा है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें कितने एटम होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 16 इंटू 64 आ जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 6 कितना होता है, 24। तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा और 10⁻23 हो जाएगा। आपको देखिए पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो 24 आ गया, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इन एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 7 एंड कंप्रेशन बिगन एट 35 डिग्री denoted as T1 and the pressure is 0.1 megapascal. The maximum temperature of the cycle is 1100 degree Celsius denoted by T3. Temperature T2 will be। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, आपको T2 टेम्परेचर पूछा गया है और साइकिल कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका ऑटो साइकिल दे रखा है। तो अभी मैंने आपको ऑटो साइकिल का PV डायग्राम बताया था, फिर आपको वापस इस क्वेश्चन के हिसाब से बताना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो यदि मैं बात करूँ PV डायग्राम की, तो ऑटो साइकिल का जो PV डायग्राम होता है वो आप सभी को याद होना चाहिए। देखिए रटने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, याद होने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस कौन से होते हैं। 1 से 2 आपका कंप्रेशन होता है, 2 to 3 जो है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है, और 3 to 4 जो है आपका एडियाबैटिक एक्सपांसन होता है, और 4 to 1 जो है वो हीट रिजेक्शन होता है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पे T1 दे रखा है, कितना दे रखा है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 273 प्लस 35 जो है वो कितना हो जाएगा, ये आपका 308 केल्विन हो जाएगा। देखिए जब भी आपको टेम्परेचर दे रखा हो हमेशा आपको केल्विन में ही रखना है ताकि क्वेश्चन में गलती होने के चांस ना रहे। और ये जो आपका T3 है ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, तो ये भी आपको कितना दे रखा है, 1100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक चीज़ आपको और दे रखी है, कंप्रेशन रेशियो आपको दे रखा है। कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो क्या होता है, R बराबर होता है आपके V1/V2 होता है, यानी कि टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम होता है कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 2 प्रोसेस 1 to 2, ये कौन सा है आपका, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके T2/T1 बराबर P2/P1 की पावर Γ-1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू V1/V2 की पावर Γ-1। यानी कि ये T2 ऊपर आ रहा है तो P2 भी ऊपर आएगा, लेकिन V1
V2 आएगा, तो ये ध्यान रखना है। और ये रिलेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये रिलेशन किसके लिए है? ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? एक तो ये इसकी T2/T1 और V1/V2 की। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे T2/T1 इज इक्वल्स टू V1/V2 क्या है? V1/V2 यहाँ पे हमारा R हो जाएगा, यानी कि R की पावर गामा माइनस 1। और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 7। और गामा जो है आपका कितना होता है? एयर के लिए यदि मैं बात करूँ 1.4 होता है और -1 हो जाएगा। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? T1 इंटू आपका 7 इंटू 7 की पावर हो जाएगा 0.4। T1 की वैल्यू कितनी है? 308 इंटू 7 की पावर 0.4। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती हैं 671। कितनी आएगी वैल्यू? 671 आपका केल्विन में आ जाएगा। और आपका जो आंसर है वो भी केल्विन में दे रखा है, इसलिए आपको -273 नहीं करना है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An engine based on standard Otto cycle is operating with air as medium with specific heat of 1.4, has a cylinder diameter of 5 cm and stroke length of 7.5 cm. If the clearance volume is 88.15 cc and the heat supplied per kilogram air per cycle is 900 kilojoule per kilogram, then work output per kilogram of air is। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वर्क आउटपुट कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये एसएससी जेईई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है। मैं चाहता हूँ कि सभी एक बार अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है वर्क आउटपुट। तो वर्क कैसे आएगा? आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, वर्क कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होता है। और यहाँ पे आपको हीट सप्लाई दे रखा है। हीट सप्लाई यहाँ पे देखिए, हीट सप्लाइड पर किलोग्राम ऑफ एयर पर साइकिल इज 900 किलोजूल पर किलोग्राम। इसका मतलब आपके पास यदि एफिशिएंसी आ जाता है तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। एफिशिएंसी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ऑटो साइकिल की। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है? तो अब हम बात करते हैं ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की। 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1 होता है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए? गामा तो जो है आपके एयर के लिए 1.4 होता है, और यहाँ पे आपको चाहिए R। R जो होता है वो होता है आपका कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो होता है V1/V2। और V1/V2 क्या होता है? जो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन ये जो V2 होता है, ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। या फिर मैं कह सकता हूँ 1 + V स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन V क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखा है। इफ़ द, देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से वापस देखिए, क्लियरेंस वॉल्यूम इज़ 88.15 cc। तो आपको VC दे रखा है, लेकिन आपको VS निकालना है। इसका मतलब हमको VS निकालना है। तो VS आपका कैसे आएगा? अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, π/4 d² इंटू L। L यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रोक। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको VS की सारी चीज़ें दे रखी है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं हम डायरेक्ट, π/4 d²। D आपका यहाँ पे दे रखा है क्या? स्ट्रोक लेंथ 7.5 एंड डायमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर और स्ट्रोक लेंथ यहाँ पे देखिए, आपको क्रैंक रेडियस नहीं दे रखी है, आपको दे रखी है स्ट्रोक लेंथ डायरेक्ट। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वैल्यू जो है आपकी किस में पुट करनी है? वैल्यू जो है आपकी सेंटीमीटर में ही पुट करनी है, क्योंकि आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो भी सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इंटू 7.5। तो ये हमारा जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम आपका आ जाएगा 147.32 cc। आपके पास स्वेप्ट वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे आपके पास स्वेप्ट वॉल्यूम है, क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हमारे पास R आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है? 147.32 अपॉन आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में? क्लियरेंस वॉल्यूम 88.15। तो यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 2.67। तो आपके पास R आ गया है। R आ गया तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, जो आपकी एफिशिएंसी है वो हम निकाल सकते हैं। तो यदि मैं बात करूँ एफिशिएंसी की, तो ये आपके हो जाएगी 1 - 1 अपॉन R। R की वैल्यू है 2.67। 2.67 की पावर गामा -1। गामा की वैल्यू है आपके पास 1.4। तो 1.4
4 माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32.43%। तो यदि मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ये आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अब आपके पास एफिशिएंसी आ गई तो एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो यदि आप पुट करते हैं यानी कि 0.3243 इज इक्वल टू आपका वर्क डन आपको निकालना है और आपको हीट सप्लाई आपको दे रही। तो आपको हीट सप्लाई कितनी दे रखी है? आपको हीट सप्लाई दे रखी है 900 किलो जूल पर किलोग्राम। तो 900 किलो जूल पर किलोग्राम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वर्क डन जो है आपका 900 इंटू 0.3243। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? वैल्यू आपके पास आ जाएगी 291.87। 291.87। अब यहाँ पे जो आपके पास क्यू किस में थी? किलो जूल पर किलोग्राम में। तो ये आपके पास किलो जूल पर किलोग्राम में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? वर्क डन जो है आपका किलो जूल में ही पूछा गया। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपका वर्क आउटपुट किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ एयर, देखिए क्वेश्चन में आपको पर किलोग्राम में दे रखा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपको क्वेश्चन शुरू कहाँ से करना है, क्या चीज़ आपको दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो नहीं दे रखी वो कैसे निकालनी है, वो सीक्वेंस वाइज आप चलोगे तो आप आंसर तक पहुँच जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑटो साइकिल एयर इज compressed from 3 liter to 2.4 liter from a starting pressure of 1.5 kilogram per centimeter square. The net output per cycle is 400 kilojoule. What is the mean effective pressure of the cycle? तो यहाँ पे आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? साइकिल इज कंप्रेस्ड 3 लीटर टू 2.4 लीटर, यानी कि पहले जो है आपका 3 लीटर था, उसके बाद में 2.4 लीटर हो गया। इसका मतलब जो आपका डिफरेंस जो है वो स्वेप्ट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्वेप्ट वॉल्यूम आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2.4, 3 माइनस 2.4 यानी कि 0.6 लीटर जो है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है, ना कि लीटर के अंदर। तो ये हम बात करें कि 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपके पास स्वेप्ट वॉल्यूम आ गया। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो क्या होता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है आपके पास, मीन इफेक्टिव प्रेशर पी मीन, तो ये जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है आपके पास वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे आपके पास वर्क डन होना चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। नेट आउटपुट पर साइकिल इज 400 किलो जूल। तो आपके पास डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी है 400 किलो जूल। किलो जूल दे रखा है, इसका मतलब 10⁻³ जूल में आ जाएगा। और यहाँ पे 0.6 इंटू 10⁻⁻3। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप 400 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और हम इसको 0.6 से ही डिवाइड करना है। और यदि आप इसको 0.6 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आपके पास 667 आ जाती हैं। लेकिन ये जो 10⁻6 है ये आपके पास पहले तो किस में आया? पास्कल में। क्यों? क्योंकि हमने जो वर्क डन है वो जूल में लिया और ये आपका मीटर क्यूब में लिया। तो ये जो है आपका मेगा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका मेगा पास्कल हो जाएगा। और मेगा पास्कल में ही आपको पूछा गया है, तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। फॉर एन ऑटो साइकिल व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इफ द कंप्रेशन रेशियो इज 5 फॉर स्वेप्ट वॉल्यूम? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आता होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो भी कर चुके हैं, तो ये तो आप इजीली कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी ने इसका तो आंसर दिया ही होगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, 1 - 1/r⁻⁻⁻⁻⁻। मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको एग्जाम में ये जो फॉर्मूला है अपने आप याद हो जाएगा। जैसे ही आप फॉर्मूला लिखोगे तो अपने आप पेन चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 - 1/r, आर कितना दे रखा है आपको? 5, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? ऑटो साइकिल एयर स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे 1.4 - 1 यानी कि 0.4। तो मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4746, यानी कि मैं परसेंटेज में करूँगा तो 47.46
0.46%, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पावर स्ट्रोक पर सेकंड सेल टेक प्लेस इन ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रोटेटिंग एट 300 RPM। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पावर स्ट्रोक पर सेकंड कितने होंगे। तो यदि मैं बात करूँ इंजन की, को कौन सा इंजन दे रखा है आपका, 4 स्ट्रोक दे रखा है, और 4 स्ट्रोक में आपको पता है कि 2 रिवोल्यूशन जो होगा क्रैंक का, 2 रिवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज इक्वल टू 1 स्ट्रोक हो जाएगा, 1 स्ट्रोक हो जाएगा। तो आपके पास RPM कितना दे रखा है, ये आपका 3000 है, RPM है। तो रोटेशन पर मिनट है, आपको किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये जो आपका कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, 2 रिवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास पावर स्ट्रोक आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो हमारा आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पे 2 स्ट्रोक होता तो हम 2 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज इक्वल टू 1 स्ट्रोक हो जाता, तो हमारा जो है स्मॉल n जो है वो कैपिटल N के बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पे n/2 होता है 4 स्ट्रोक में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस इसको RPM को RPS में कन्वर्ट करना था, बस इतना ही था। An Otto cycle has compression ratio of 9. If 1000 kilojoule of work is exerted from the cycle, the heat rejected by the cycle is। तो यहाँ पे आपको हीट रिजेक्शन बताना है कितना होगा। तो आप इसको कैसे करोगे, काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में आ गया होगा कि आपको कंप्रेशन रेशियो दे रखा है, वर्क डन दे रखा है, तो कंप्रेशन रेशियो देता ही और बात आ रही है ऑटो साइकिल की, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी ऑटो ये इसके कंप्रेशन रेशियो से। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 1/r की पावर गामा -1। यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 1 - 1/r, r की वैल्यू है 9, और यहाँ पे आप देखिए गामा की वैल्यू आपको अलग से दे रखी है 1.5 - 1 यानी कि 0.5, और 0.5 क्या होता है, 0.5 होता है आपका रूट, यानी कि ये तो वैल्यू आपको बिना कैलकुलेशन के हो जाएगी। और क्वेश्चन भी ये UP RVNL जेई में, और जेई में कैलकुलेटर नहीं होता है ना, तो जहाँ पे कैलकुलेटर होता है वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा दे रखी होती हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बिना आप कैलकुलेटर के नहीं कर सकते, लेकिन मेरा करवाने का मेन मकसद ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, और एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपको देगा ना जेई में, वो बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा। तो मेरा मकसद मेन ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे ये 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1 - 1/3 यानी कि 2/3, ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई। और हमको निकालना क्या है, हीट रिजेक्टेड निकालना है। हीट रिजेक्टेड निकालने के लिए हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होती हैं। आपको दे क्या रखा है, आपको वर्क डन दे रखा है, वर्क डन दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास Q सप्लाई आ जाएगी। तो ये आपका हो गया 1000 अपॉन Q सप्लाई इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे हमारे पास Q सप्लाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आपका 500 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1500। और आप सभी को पता है Q सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन प्लस Q रिजेक्टेड। तो यहाँ पे सप्लाई कितनी है 1500, और वर्क डन जो है आपका कितना है 1000, यानी कि आपके पास QR आ जाएगा। QR कितना आएगा 500 किलोजूल। यूनिट जो है वो आपको दे रखी है, उसी में आ जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जेई के लेवल का। अब हम बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। फॉर ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इज 31:1 एंड कट ऑफ रेशियो इज 3:1। व्हाट इज़ द एक्सपांसन रेशियो। तो यहाँ पे आपको एक्सपांसन रेशियो बताना है। तो यहाँ पे यदि आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट पता है, तो आप इसका आंसर 5 सेकंड या 10 सेकंड में निकाल सकते हैं, 5 सेकंड में निकाल सकते हैं ईजिली। क्योंकि जो आपका एक्सपांसन रेशियो होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो अपॉन कट ऑफ रेशियो। ये आपको याद रखना है, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। एक्सपांशन रेशियो इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो अपॉन कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो। एक्सपांशन रेशियो इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो R, इसे भी हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं, और कट ऑफ रेशियो को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। बस आपको क्या करना है, कंप्रेशन रेशियो कितना दे रखा है 31 दे रखा है आपको, 31:1,
और कट ऑफ रेशियो आपको 3 दे रखा है। इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी आपके पास 10.33। तो 10.33/1 आ जाएगा आपके पास, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वो लगभग वो करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का कराने का मतलब है कि आपको एक्सपांशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो में पता होना चाहिए। ये जो रिलेशन है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आईसी इंजन डेवलप इंडिकेटेड पावर ऑफ 150 किलोवाट। इफ द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 80% देन ब्रेक पावर डिलीवर्ड इज। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इंडिकेटेड पावर दे रखा है, मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखी है और ब्रेक पावर पूछा गया है। बस आपको सिंपल फॉर्मूला जो याद होना चाहिए वो याद है, तो आप इसका आंसर 5 सेकंड में करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती हैं वो क्या होती हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी की मैं बात करूँ तो ये आपके होती हैं ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आपके पास 0.8 हो गई और ब्रेक पावर आपको पूछी गई है, तो ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर आपको दे रखे हैं 150। बस आपको 0.8 इंटू 150 करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 120 किलोवाट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इफ़ एन इंजन इज कनेक्टेड टू ए डायनेमोमीटर विच गिव्स ब्रेक आउटपुट टॉर्क रीडिंग ऑफ 200 न्यूटन इंटू मीटर एंड एट 3600 RPM देन ब्रेक पावर इस, यानी आपको टॉर्क दे रखा है कितना 200 न्यूटन मीटर, और ये टॉर्क जो है कितने RPM पे है 3600 RPM पे, तो आपको ब्रेक पावर पूछा गया है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ। देखिए ये जो MP सब इंजीनियरिंग है, ये इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। आई होप आपने किया होगा ट्राई। तो यहाँ पे आपके पास जो है ब्रेक पावर का फॉर्मूला जो है वो होता है आपके टॉर्क इंटू ओमेगा। जो हम पावर जो जनरली निकालते हैं वो ब्रेक पावर ही आती है। तो टॉर्क आपको डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πn/60 होता है। तो यहाँ पे जो है 200 वैल्यू रख देंगे इंटू 2π, और n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3600/60। बस आपको इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75360 वॉट। इसको आप किलो में कन्वर्ट करोगे तो 75.36 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, और ये किलो वाट में आएगी। आपको किस में पूछा गया है, आपको किलो वाट में ही पूछा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए 2 स्ट्रोक IC इंजन हैज़ ए स्ट्रोक लेंथ ऑफ 120 mm एंड सिलेंडर डायमीटर इज 80 mm. इट्स मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द क्रैंकशाफ्ट स्पीड इज 1500 RPM. व्हाट इज इंडिकेटेड पावर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा। यदि आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो आपका इंडिकेटेड पावर होता है उसका फॉर्मूला जो है वो होता है आपके पास मीन इफेक्टिव प्रेशर के, यदि हम बात करें तो PM × LANK/60। अब यहाँ पे ये इतने सारे जो नोटेशन हैं वो सब क्या होते हैं, PM तो आपको समझ में आ गया मीन इफेक्टिव प्रेशर है, और ये जो आपका L है ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, और यहाँ पे एरिया जो है ये A है, यानी कि एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ पिस्टन, और यहाँ पे स्मॉल जो n है वो यहाँ पे क्या है, स्मॉल n जो है वो आपका n जो होता है 2 स्ट्रोक के लिए, 2 स्ट्रोक के लिए जो अभी मैंने आपको बताया था, और n/2 होता है आपके पास 4 स्ट्रोक के लिए, 4 स्ट्रोक के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं K की। K क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी कि किसी इंजन में 2 सिलेंडर कोई 4 सिलेंडर होता है, तो वहाँ पे यदि आपको दे रखा है नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है, तो नंबर ऑफ सिलेंडर यदि दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक ही होगा। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं
यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना दे रखा है 120 mm। लेकिन हमने क्या यहाँ पे देखिए प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखा है, तो हम इसको भी मीटर में ही रखेंगे, तो 0.12 मीटर हो जाएगा। इनटू आपका एरिया जो है वो कितना होगा π/4 d स्क्वायर, d जो है आपका 0.08 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आपको n जो है वो कितना हो जाएगा, n आपका यहाँ पे बात हो रही है 2 स्ट्रोक इंजन की। देखिए पहले आपको दे रखा है तो डायरेक्ट n ही आ जाएगा, और n की वैल्यू आपके पास 1500 दे रखी है, लेकिन 4 स्ट्रोक होता तो 1500/2 हो जाता। और यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर तो दे नहीं रखे इसलिए 1 हो जाएगा, अपॉन आपके पास 60 आ जाएगा। बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आपके पास आती है 6030, और ये आपके पास वॉट में आएगी, लेकिन आंसर जो है आपका किलोवाट में पूछा गया है, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 6.030 किलोवाट आ जाएगी। तो किलोवाट जो है उसमें कन्वर्ट करने के बाद में वैल्यू आती है आपके पास 6, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दी गई है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे आपने 12 क्वेश्चन किए, ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है आपने क्या देखा, ज़्यादातर क्वेश्चन में फॉर्मूला ही यदि आपको याद होता है तो आप आंसर दे पाएंगे। कुछ क्वेश्चन थे जिनमें अच्छा खासा कंसेप्ट था, वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत थी। तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए हमेशा के लिए। एक अपने नोटबुक में आप एक जगह लिख सकते हैं, जिससे आपको थोड़े टाइम में आप उसका रिविज़न कर सकते हैं ताकि भूले नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे 12 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके 12 में से कितने राइट हुए वो भी ज़रूर बताना। कमेंट आप मैक्सिमम क्या करें, इससे आपको मेरे को भी पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपकी जो तैयारी का लेवल है वो कितना है। यदि आप 12 में से 10 भी करते हैं तो आपका मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और यदि 6 है तो उसके हिसाब से मैं उस हिसाब से लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।